हाँ जी, स्वागत है सभी का बनाने की इस महफिल में, है ना। तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो बहुत ही प्यारा सेशन रहने वाला है, और आज हम बात करने जा रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप पर। अरे जी, बात सुन, है ना। आप लोग सभी जानते हो, थंबनेल के आधार पर आप देख भी पा रहे होंगे, है ना, अफ्रीका महाद्वीप को। तो जो हमने कॉन्टिनेंट की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसमें आज हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप पर। और अफ्रीका महाद्वीप की जब भी बात आती है तो सबसे पहला हमारा जो सवाल रहता है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, तो वो हमें महाद्वीपों का विस्तार के बारे में, इन चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप को मैंने रैंडमली एक ड्रॉ किया है आपके सामने, और आपको दिखाई भी दे पा रहा होगा, है ना। अफ्रीका महाद्वीप आपको दिखाई भी दे रहा होगा, तो ये हमने ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले अगर अफ्रीका के बारे में अगर चर्चा करिए अपन, तो अफ्रीका के बारे में सबसे पहले अगर चर्चा करूँ आप लोगों के साथ में, तो जब अफ्रीका का अध्ययन करते हैं तो आपको सबसे पहली चीज, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अफ्रीका जो है विश्व के अंदर, अगर इसके बाद सिचुएशन की बात करें अगर अफ्रीका की, तो अफ्रीका की अगर सिचुएशन की बात करूं मैं, तो याद रखना है अफ्रीका, अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा, है ना, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर। याद रखना है किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा महाद्वीप है। आरी बात समझ में? आपको यहां तक चीजें क्लियर हो पा रही कि विश्व के अंदर सबसे बड़ा अगर पूछे तो आपका है एशिया। आप जानते हो एशिया, या आप इकट्ठा बोलते हो यूरेशिया, यूरोप और एशिया। उसके बाद दूसरा जो आपका था अफ्रीका था। अगर कंट्री के आधार पर देखें, देशों के आधार पर देखें, तो कौन सा सबसे बड़ा होगा? तो अफ्रीका महाद्वीप होगा। एक नंबर पॉइंट डाल के आप लिख सकते हो कि ये भी आप पॉइंट डाल के लिख सकते हो कि अगर देशों के आधार पर अगर बात करें, तो देशों की संख्या के आधार पर, देशों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर सबसे बड़ा है। आ रही बात समझ में? यहां तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी आपको। आई होप यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। सबसे बड़ा है। कितने देश है इसके अंदर? तो याद रखना 54 संख्या देशों की। कितनी है जी? 54 संख्या है देशों की। आ रही बात समझ में? कितने देश है? तो 54 देश है इस अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। आ रही जी बात समझ में? उसके बाद अगर मैं विचार करूं, तो जैसे मैंने आपको बताया अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर, और देशों की संख्या के आधार पर अगर बात करें, तो अफ्रीका देशों की संख्या के आधार पर, तो आप लोगों को याद रखना है अफ्रीका देशों की संख्या के आधार पर कौन सा महाद्वीप होगा? तो अफ्रीका देशों की संख्या के आधार पर आप बोल सकते हो, अफ्रीका देशों की संख्या के आधार पर आपका जी चौथा, सॉरी, सबसे बड़ा, पहला सबसे बड़ा महाद्वीप, क्यों? 54 देश इसके अंदर है। आ रही बात समझ में? यहां तक चीजें आपको क्लियर हो पा रही होगी। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, अफ्रीका जो है, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप जो है यूरोप से, अफ्रीका महाद्वीप जो है यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अलग होता है। यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अलग होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अलग होता है। आ रही बात समझ? तो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा जो अलग होता है वो कौन है? तो अफ्रीका महाद्वीप जो यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अलग होता है। तो कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि किस जल संधि द्वारा जो है अफ्रीका महाद्वीप आपका अलग होता है? तो याद रखना जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है जी। तो आपको ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका जी मेडिटेरियन सी है, इसे हम बोलते हैं भूमध्य सागर। आ रही बात समझ में? इसे हम क्या बोलेंगे? भूमध्य सागर। ठीक है जी। तो ये आपका भूमध्य सागर है। वहीं पर आप देखो इसके जस्ट इसके पूर्वी भाग में आप देखोगे, तो पूर्वी भाग के अंदर आपको दिखाई देगा, तो ये आपका आता जी रेड सी, ये आपका आता जी रेड सी। आ रही बस में? ये आपका है रेड सी, तो आपको याद रखना है। तो ये आपका है जी लाल सागर। ठीक है जी। तो ये आपका मेडिटेरियन सी हो गया। तो वहीं पर आप देखोगे तो इस साइड में आपको दिखाई दे रहा है रेड सी। तो रेड सी और ये भूमध्य सागर, यहाँ इस क्षेत्र के अंदर आप ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, जस्ट इसके बिल्कुल पास वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये आपका जी अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र है। ये क्षेत्र पूरा पूरा आपका क्या जी? अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र है। तो कई बार आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि अफ्रीका के पश्चिमी भाग में कौन सा महासागर है, वहीं पर पूर्वी भाग में कौन सा महासागर है। तो आपको याद रखना, पॉइंट डालकर लिख सकते हो, पश्चिमी भाग में, अफ्रीका के पश्चिमी भाग में आपको कौन सा महासागर दिखाई देगा? पश्चिमी भाग में आपका जी अटलांटिक महासागर। आर्यवासन में अटलांटिक महासागर जो है आपका, अटलांटिक महासागर है पश्चिमी भाग में।
जबकि जस्ट आप देखो इसके पूर्वी भाग की अगर मैं बात करूं तो पूर्वी भाग का जो क्षेत्र है ये आपका कहलाता है जी अटलांटिक महासागर की वजह कंपैरेटिव टू यहाँ पर ये आपका हिंद महासागर। आरी भाषा में कौन सा महासागर है आपका, तो ये आपका जी हिंद महासागर, आपको ये भी याद रखना है। यहां तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी है ना, यहां तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी। तो कई बार आपसे सवाल पूछा पूर्वी भाग में कौन सा महासागर है जबकि पश्चिमी भाग में कौन सा महासागर है, तो पश्चिम के अंदर आपका जी अटलांटिक महासागर, तो यहाँ पर पूर्वी भाग में आपका हिंद महासागर आपका रहता है। आप देखोगे बीच वाले भाग में आपको यहाँ पर ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आप लोगों को दिखाई दे पा रहा होगा, और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इस मरुस्थल का नाम है जी सहारा मरुस्थल। तो हम याद पर लिख सकते हैं, इसका नाम आप बोल सकते हो, तो ये आपका सहारा मरुस्थल है। कौन सा जी, सहारा मरुस्थल है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आरी भाषा में सहारा मरुस्थल है, और ये सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट आप बोल सकते हो, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहां लिख देता हूं मैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आरी भाषा में तो कई बार आपसे ऐसे सवाल आपसे अपेक्षाएं रहती है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपसे पूछा गया है, तो आपका सहारा मरुस्थल है। वहीं पर आप देखोगे इसके बिल्कुल आप पूर्वी भाग में आप देख रहे होंगे आपका रेड सी है, तो इसके पश्चिमी भाग में आपको दिखाई देगा अटलांटिक सी है। तो वहीं पर सहारा मरुस्थल कितने देशों में फैला हुआ है, तो इसकी संख्या आप देखोगे तो 10 से अधिक है, लगभग ये 11 देशों में फैला हुआ है। लगभग कितना है जी, 11 देशों में, 11 देशों में फैला हुआ है। आप लोगों से एक सवाल पूछा जाता है कई बार, जैसे आप बोलोगे कि सहारा मरुस्थल के अंदर सूर्य की किरणें जो लंबवत पड़ती है, इसके अंदर इतना ज्यादा तापमान है कि एक दिन में यहां से पूरे विश्व के लिए 24 घंटे पूरे विश्व के लिए यहां से लाइट प्रोडक्शन किया जा सकता है। अगर सोलर प्लेट्स लगा दी जाए सहारा मरुस्थल के अंदर, तो एक दिन में जितनी लाइट का प्रोडक्शन पूरा विश्व खाता है, उसका एक दिन में जितनी लाइट 24 घंटे में पूरे विश्व में यूज किए थे, उसका 4 गुना यहां से प्रोडक्शन किया जा सकता है। इतनी गहरी लाइनें होती है आपकी यहाँ पर, इतनी जो भयंकर जो विकरणें पड़ती है इस क्षेत्र के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रोडक्शन सब, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों नहीं किया जाता, ऐसा क्यों नहीं किया जाता, इसके पीछे रीजन है। रीजन इसका सबसे पीछे क्या है, सबसे बड़ा रीजन, अगर यहां पर हम प्लेटें लगा देंगे और यहां से प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे तो इस क्षेत्र में तापमान और बढ़ेगा, और तापमान जब यहां बढ़ेगा तो यहां पर लो प्रेशर और बढ़ेगा, और जैसे इसके साइड वाले क्षेत्र है वहां पर भी तापमान बढ़ेगा, तो वहां पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, और वाष्पीकरण की अगर यहाँ क्षेत्र में प्रक्रिया होगी तो यहाँ पर वर्षा होनी तय है, और वर्षा होगी तो इस क्षेत्र की वजह से जो आपका डेजर्ट है ये और कहीं शिफ्ट हो सकता है। आप बोल सकते हो ये हो सकता है कि जहां से ये जहां पर जिस क्षेत्र के अंदर जो वर्षा होनी है वो इस क्षेत्र में वर्षा होने लगेगी, और उन क्षेत्रों में वहां पर हाई प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, वहां पर सूखा आ सकता है। आरी भाषा में तो सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और इस सहारा मरुस्थल के अंदर इतना लाइट का प्रोडक्शन किया जा सकता है एक दिन में कि पूरे विश्व को यूज करे तो भी कम पड़ता है, अगर विश्व भी पूरा यूज करे तो भी अधिक रहेगा आपका। आरी भाषा में सहारा मरुस्थल के बाद आप देखोगे ये आपको दिखाई देने होंगे, ये आपके जो वन है इन्हें बोलते हैं सवाना। क्या बोलते हैं, सवाना वन। आरी भाषा में ये सवाना वन है। तो कई बार आपसे सवाल रहता है सवाना वन जो है किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, सवाना जो वन पाए जाते हैं आपके कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप में। और ये सवाना वन उष्ण कटिबंधीय वन है, आपको याद रखना है। सदाबहार वन है, आप बोल सकते हो, सॉरी उष्ण ना करिए कि आपके सदाबहार वन है, तो इसको आप लोग याद कर सकते हो। तो ये भी याद रखना है, ये क्या अपने आप में सदाबहार वन है। क्या है आपके सदाबहार वन है, तो याद रखना ये वर्षा वन या आपके सदाबहार वन है। सबसे अधिक घने जंगल पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, और ये क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, कोंगो रीजन कहलाता है। क्या कहेंगे इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, तो कोंगो क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है इसे, कोंगो क्षेत्र, कोंगो क्षेत्र भी कहा जाता है आरी भाषा में। तो कई बार आपसे ये भी सवाल पूछाता है कि कोंगो क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो कोंगो क्षेत्र जो आपके सवाना जो आपके जो जंगल पाए जाते हैं, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, इन्हें कोंगो जंगलों के नाम से भी जाना जाता है आरी भाषा में। यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी। आगे चलकर कुछ और चीजें अगर चर्चा करें अपन, तो और अगर बात करें अपन, आप देखेंगे जो ये सवाना वन देखे थे आपने इस क्षेत्र के अंदर, तो इसी सवाना वन वाले क्षेत्रों के अंदर अगर मैं बात करूं, इस सवाना वन वाले क्षेत्रों के अंदर, तो ये आपके सवाना वन वाले जो क्षेत्र है, इन सवाना वन वाले क्षेत्रों के अंदर आपकी एक प्रजाति पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं पिग्मी। क्या बोलते हैं, पिग्मी। एक पिग्मी जनजाति पाई जाती है, कौन सी, पिग्मी। और पिग्मी जो है विश्व की सबसे छोटी जनजाति है, पिग्मी जनजाति है। पिग्मी जनजाति विश्व की सबसे छोटी जनजाति है, ये भी याद रखना आपको, विश्व की सबसे छोटी जनजाति है। और ये जनजाति कहां रहती है,
ये आपकी पेड़ों पर रहती है। आपको ये भी याद रखना है, इनके जो घर बनाए गए हैं वो कहां पर बनाए गए हैं, पेड़ों पर बनाए गए हैं। और विश्व की सबसे छोटी जनजाति है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा आप देखेंगे यहां पर ये सबसे छोटी है, तो इस क्षेत्र में जब आओगे यहां पर सबसे बड़ी जनजाति, आप सबसे लंबी जनजाति देखने को मिलेगी इस क्षेत्र के अंदर। तो आप देखेंगे यहां पर जो पिग्मी है वो विश्व की सबसे छोटी जनजाति है। तो कई बार आपसे सवाल पूछाता है कि विश्व की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, तो आपकी पिग्मी है, जो कहां पाई जाती है, कोंगो के जंगलों में देखने को मिलती है। आरी बात समझ में। जब हम बात करते हैं घास के मैदानों की, तो ये घास के मैदान आपकी सवाना घास कहलाती है। क्या कहलाती है? सवाना घास। आरी बात समझ में। तो ये आपकी सवाना घास है, ये उष्णकटिबंधीय घास है, ये भी आपको याद रखना है। ये कौन सी घास है? तो ये आपकी उष्णकटिबंधीय घास है। आरी बात समझ। ये आपकी कौन सी है? उष्णकटिबंधीय घास है। तो कई बार ये भी आपसे सवाल पूछा था, सवाना किस प्रकार की घास है, तो आपको याद रखना उष्णकटिबंधीय घास है, ट्रॉपिकल रीजनों में पाई जाने वाली घास है। वहीं पर आपको ऊपर उत्तरी भाग में आपको ये पर्वत दिखाई दे रहा होगा, और ये उत्तरी भाग में जो पर्वत दिखाई दे रहा है ये आपका है एटलस पर्वत। इसका नाम क्या है? आपको याद रखना है, इस पर्वत का नाम है जी आपका एटलस पर्वत। आपको याद रखना है ये कौन सा है? तो एटलस पर्वत। आरी बात समझ में। ये आपका होगा एटलस पर्वत। ठीक है जी। तो एटलस पर्वत जो आपका है वो कहां पर है? तो एटलस पर्वत आपके अफ्रीका के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। और ये एटलस पर्वत जो आपका है ये अफ्रीका के बिल्कुल कहां पर है? पश्चिमी भाग में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको यहां दिखाई देगी, यहां पर सबसे ऊंची चोटी इसकी जी ट्यूबिकॉल। ट्यूबिकॉल जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? ट्यूबिकॉल जो है, ट्यूबिकॉल जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको याद रखना है। ट्यूबिकॉल किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, आपको इसको याद करना है। आ रही बात समझ में? यहां तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी, है ना। जब हम बात करते हैं एटलस पर्वत की और अगर चर्चा करें अपने एटलस पर्वत पर, तो एटलस पर्वत अपने आप में एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, ये भी आप लोगों को याद करना है। कैसी है? तो नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, न्यू फोल्ड माउंटेन है, नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। आ रही बात समझ? न्यू फोल्ड माउंटेन है। न्यू फोल्ड का मतलब क्या? आज भी इनके अंदर विस्तार हो रहा है, आज भी ये आज बढ़ रही है, आज भी इनके अंदर विस्तार हो रहा है, इनकी ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि न्यू फोल्ड माउंटेन जो है क्या? एटलस पर्वत है। जैसे मैंने आपको बताया था रॉकी पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका के अंदर न्यू फोल्ड माउंटेन है, वैसे ही एंडीज पर्वत जो आपका वो भी न्यू फोल्ड माउंटेन कहां का है? दक्षिणी अमेरिका का। और एटलस कहां का है? तो आपको याद रखना ये अफ्रीका का न्यू फोल्ड माउंटेन है। और ये कहां पर है? तो पश्चिमी अफ्रीका के अंदर पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, पश्चिमी अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। आरी बात सुनो, तो पश्चिमी अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। तो कई बार आपसे सवाल पूछा था इसका किन देशों के अंदर विस्तार है। अच्छा, ये 3 प्रकार के ऊपर डिवाइड किया गया इसको, लेकिन आपको याद रखना है इसका विस्तार किन देशों में है। तो याद रखना है विस्तार अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आपको देश का नाम याद रखना, मोरक्को। मोरक्को। मोरक्को के बाद आपको याद रखना तुनिशिया। आरी बात सुनो, तुनिशिया। तुनिशिया के बाद आपको याद रखना है अल्जीरिया। आरिवस में इन 3 देशों में इसका विस्तार है। तो आपसे ये सवाल पूछाता है कि जो एटलस पर्वत है इसका कितने देशों में विस्तार है, तो इसका 3 देशों में विस्तार है, मोरक्को, तुनिशिया और अल्जीरिया, इन 3 देशों में इसका विस्तार है। आरी बात में यहां तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी, है ना। उसके बाद अगर देखें अपन तो यहां पर ये आपका एक मरुस्थल है और इस मरुस्थल का नाम है नामीबिया मरुस्थल। आपको याद रखना है इस मरुस्थल का नाम क्या है, नामीबिया मरुस्थल। आपको नाम याद रखना इसका क्या नाम है, नामीबिया। नामीबिया मरुस्थल। तो नामीबिया मरुस्थल जो है ये नामीबिया देश के अंदर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। उसके बाद ये आपको मरुस्थल दिखाई दे पा रहा होगा, इस मरुस्थल का नाम है जी कालाहारी। क्या नाम है, कालाहारी। कौन सा है, कालाहारी मरुस्थल। और ये कालाहारी जो मरुस्थल है ये 3 देशों में फैला हुआ है। आरी बात में ये कितने देशों में फैला हुआ है, ये 3 देशों में फैला हुआ है। और ये कालाहारी मरुस्थल 3 देशों में फैला हुआ है। इन 3 देशों के नाम अगर आपसे पूछ ले जाए तो आपको याद करना है, 3 देशों के नाम अगर आपसे पूछ ले जाए तो सबसे पहला आपका होगा बोत्सवाना। कौन सा होगा, बोत्सवाना। आरी बात में कौन सा होगा, बोत्सवाना। उसके बाद दूसरा अगर आपसे पूछ ले जाए तो दूसरा आपका होगा दक्षिणी अफ्रीका। कौन सा होगा, दक्षिणी अफ्रीका। आरी बात में दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा आपसे पूछा जाए तो नामीबिया। नामीबिया।
आ रही बात समझ में? तो कई बार आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि कालाहारी मरुस्थल वो कितने देशों में फैला हुआ है, कि बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया, इन तीन देशों के अंदर ये फैला हुआ है। तो आपको ये याद रखना है। कालाहारी के बाद अगर मैं बात करूं तो एक चीज आपको और याद करनी है, यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है मसाई। कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो आप इसका नोट डाल के लिख सकते हो, मसाई जनजाति जो इस क्षेत्र में पाई जाती है, मसाई जनजाति। मसाई जनजाति जो विश्व की सबसे लंबी जनजाति मानी जाती है। कैसी? विश्व की सबसे लंबी जनजाति मानी जाती है इसे, विश्व की सबसे लंबी जनजाति है। आ रही बात समझ में? तो विश्व की सबसे लंबी अगर जनजाति पूछ ली जाए आपसे, तो विश्व की सबसे लंबी जनजाति है मसाई, और इन्हें रक्त पीने वाली जनजाति भी कहा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि हर कहीं पर रक्त पीना स्टार्ट कर दे और मतलब कि गैलन के गैलन पी रहे हो, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ये क्या है, इनके फेस्टिवल होता है और फेस्टिवल पर ये थोड़ा बहुत रक्त पीते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत आप नाम के रूप में ये रक्त पीते हैं, तो ये फेस्टिवल पर पीते हैं, तो इसका याद रखना। तो कई बार आपसे सवाल पूछा है कि रक्त पीने वाली जनजाति किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है रक्त पीने वाली जनजाति आपकी मसाई जनजाति, आपको ये भी याद रखना। तो रक्त पीने वाली जनजाति भी कहा जाता है इन्हें, रक्त पीने वाली जनजाति। आ रही बात समझ? तो रक्त पीने वाली जनजाति है। दूसरा, ये सुबह के टाइम की जो ओस होती है, ड्यू होती है, उसको भी पीते हैं। आ रही बात में? सुबह के टाइम की जो ओस है उसे भी पीते हैं। तो कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है सुबह के समय ओस पीने वाली जनजाति भी किसे कहा जाता है, तो ओस पीने वाली जनजाति भी किसे कहा जाता है, तो ओस पीने वाली जनजाति भी इसे कहा जाता है। आ रही बात समझ? तो ओस पीने वाली जनजाति भी कहा जाता है। तो ये भी आपसे कई बार सवाल पूछे जाते हैं। आ रही बात समझ? यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी। कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति और पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन। कौन सी है? तो आप इसका नाम लिख सकते हो, कौन सी होगी? बुशमैन जनजाति। ये भी आपको याद करनी है, बुशमैन। तो बुशमैन जनजाति कालाहारी में पाई जाती है। आरी भाषा। तो बुशमैन जनजाति कहां पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल वाले क्षेत्र में बुशमैन पाई जाती है। तो वहीं पर जो आपका ये सहारा मरुस्थल रहता है, कौन सा? सहारा मरुस्थल जो है, इस सहारा मरुस्थल में भी एक जनजाति पाई जाती है। आरी भाषा में जो सहारा मरुस्थल है इसमें भी ये आपकी एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है, अगर आपका सहारा मरुस्थल की बात करूं तो इस सहारा मरुस्थल में जनजाति पाई, उसका नाम है बद्दू। क्या कहेंगे? बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति। आरी भाषा में तो बद्दू जनजाति कहां पाई जाती है? आपकी सहारा मरुस्थल वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कई बार ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति है, तो आपकी बद्दू होगी। कालाहारी में कौन सी? तो बुशमैन जनजाति। वहीं पर कालाहारी मरुस्थल कितने देशों में फैला हुआ है? तो बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया, 3 देशों में फैला हुआ है। तो वहीं पर नामीबिया जो मरुस्थल आपका नामीबिया देश के अंदर पाया जाता है। और ये जो उष्णकटिबंधीय जो घास है अफ्रीका की, उसे क्या कहेंगे अपन? सवाना घास कहा जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं पिग्मी जनजाति, तो विश्व की सबसे छोटी जनजाति है और ये कहां पर रहती है? तो ये पेड़ों पर रहती है। ये भी आप लिख सकते हो, ये कहां पर रहती है? पेड़ों पर इनके घर होते हैं। पेड़ों पर इनके घर होते हैं। आरी बसुन में पेड़ों पर इनके क्या होते हैं? घर होते हैं। पेड़ों पर घर बनाए होते हैं। विश्व की सबसे छोटी जनजाति बन जाती है। और मसाई सबसे लंबी जनजाति, ये ओस भी पीती है और वहीं पर रक्त भी पीने वाली जनजाति है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, देखो जहां पर वर्षा ज्यादा होगी, सीधा सा रीजन, जहां पर वर्षा ज्यादा होगी वहां पर आपको छोटी जनजातियां मिलेगी, छोटे लोग मिलेंगे। वहीं पर आप देखोगे जहां पर वर्षा कम होगी उन क्षेत्रों में आपको लोगों की हाइट ज्यादा देखने को मिलेगी। सपोज दैट अगर इंडिया की अगर बात करें तो आप देखो राजस्थान के लोगों में चले जाओ, पश्चिमी क्षेत्र के अंदर चले जाओ, राजस्थान के बीकानेर वाले साइड में, वहां पर लोगों की हाइट देखने को मिलेगी आपको। इसके पीछे रीजन वहां पर पानी जो है, पानी मात्रा कम है, वर्षा कम होती है। वहीं पर आप देखोगे जहां पर वर्षा ज्यादा होगी उन क्षेत्रों में आपको क्या है? हाइट कम मिलेगी। सपोज ईस्टर्न साइड में चले जाओ, वहां पर लोगों की साइड में क्या है? हाइट कम है। आप देखेंगे उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी हाइट आपको कम देखने को मिलती है, इसके कंपैरेटिवली आपके बीकानेर साइड वाले लोगों के कंपैरेटिवली। आ रही बात समझ में? तो ये चीज आपको याद करना है, ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करें, ये एटलस पर्वत हमने देख लिया, नामीबिया देख लिया, कालाहारी देख लिया और पिग्मी जनजाति और वहीं वनों को देख लिया। उसके बाद अगर अफ्रीका की और बात करें तो अफ्रीका के अंदर जो पूर्वी हिस्सा है, इस पूर्वी हिस्से को हम क्या कहते हैं? पूर्वी उच्च भूमि के नाम से भी जानते हैं। आरी बात समझे? इस पूर्वी हिस्से को क्या कहते हैं? पूर्वी उच्च भूमि।
ये भी आप लोगों को याद करना है। तो पूर्वी उच्च भूमि के नाम से जानते हैं, उच्च भूमि के नाम से भी जानते हैं। और ये पूर्वी जो उच्च भूमि है, आपसे कई बार सवाल पूछा था, इस पूर्वी उच्च भूमि का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इस पूर्वी उच्च भूमि के अंदर अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी और वो इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगी। तो आपको ये भी याद करना है, इस क्षेत्र के अंदर पूर्वी उच्च भूमि के अंदर आपको अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम है किलिमंजारो। याद रखना कौन सी है? किलिमंजारो। तो आपको कई बार सवाल पूछा है, किलिमंजारो किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। आ रही बात समझ में? किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। आ रही बात समझ? और ये आप देखोगे पूर्वी भाग जो है, ये पूर्वी भाग जो आपका अफ्रीका का, यहाँ पर घास मिलेगी आपको और हरा भरा दिखाई देगा। तो ये भी रीजन रहता है, ये पूरा पूरा क्षेत्र क्या आपको हरा भरा दिखाई देता है। मैंने आपको कल लॉजिक बताया था लास्ट क्लास के अंदर। जैसे आप देखोगे, अगर किसी भी महाद्वीप की अगर चर्चा करें अपन, तो ये अगर मान के चलो ये कोई महाद्वीप है, अगर ये महाद्वीप है तो आप महाद्वीप के पूर्वी भाग में अगर देखोगे, इसको अगर हम 3 भागों में डिवाइड करें तो ये पूर्वी भाग देखोगे आप, इस पूर्वी भाग में क्या है? महाद्वीप के बिल्कुल पूर्वी भाग में यहाँ जल है। जब आप देखोगे व्यापारिक पवनें चलती है, तो ये व्यापारिक पवनें अपने साथ ये पानी की बूंदों के साथ वाष्पीकरण के कारण क्या है? पानी साथ लेके आएगी। और पानी जब साथ लेके आएगी तो जितने भी महाद्वीपों के जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर ज्यादा वर्षा होगी और इन क्षेत्रों में अगर ज्यादा वर्षा होगी तो यहाँ पर आपको सबसे अधिक वन दिखाई देंगे, यहाँ पर सबसे अधिक वन देखने को मिलेंगे। तो आप कभी भी देखना, किसी भी महाद्वीप के अंदर देखोगे आप पूर्वी भागों में सबसे अधिक वन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्षा ज्यादा करेगी। जैसे ये आगे की ओर आएगी तो यहाँ पर क्या होगी? शुष्क होती जाएगी हवा, ये हवा क्या हो जाएगी? आपकी शुष्क होगी। और जैसे ये हवा शुष्क होती जाएगी तो इन क्षेत्रों में आपको घास के मैदान मिलेंगे, यहाँ पर वन नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पर क्या मिलेंगे? घास के मैदान देखने को मिलेंगे। और जब आप पश्चिमी भागों में आओगे तो यहाँ पर पश्चिमी भागों में आपको क्या मिलेंगे? आपको पश्चिमी भागों में आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे। तो विश्व के सबसे अधिक मरुस्थल जो आपको देखने को मिलेंगे कहां पर मिलेंगे? महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में। वहीं पर घास के मैदान जो आपको देखने को मिलेंगे वो कहां मिलेंगे आपको? तो घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे आपके महाद्वीपों के बीच वाले भाग में। आप बोल सकते हो यहाँ पर आपको घास मिलेगी, जबकि पर्णपाती वन भी मिलेंगे। वहीं पर वन आपको घने, या आप बोल सकते हो सदाबहार जो वन मिलेंगे, सदाबहार वन आपको हमेशा पूर्वी भाग में। आ रही बात समझ में? यही रीजन है कि पूरी अफ्रीका का क्षेत्र जो आपका जो हरा भरा रहता है, वहीं पर ये क्षेत्र आपका शुष्क रहता है। और अफ्रीका के पश्चिमी भाग में आपको मरुस्थल ज्यादा देखने को मिलेंगे, जबकि पूरी भाग आपका हरा भरा देखने को मिलेगा। तो यही कारण ये हरा भरा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है और वर्षा अधिक होने के कारण, दूसरा समुद्र के तटीय क्षेत्रों में होने के कारण, यहाँ पर वर्षा अधिक होने के कारण भी ये कारण रहता है, यहाँ पर ये हरा भरा दिखाई देता है। नेक्स्ट अगर देखें अपन, तो अगर अफ्रीका के अंदर कुछ झीलों की बात करते हैं और जो वाटर बॉडीज है उनकी अगर बात करें, तो ये मैंने एक झील बनाई है जो इंपॉर्टेंट है। और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। किसकी जी? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। और इस झील का नाम है विक्टोरिया। क्या नाम है जी? विक्टोरिया। तो कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है, विक्टोरिया जो लेक है, विक्टोरिया लेक है, वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, सबसे लार्जेस्ट लेक है। आरी बस में, तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ये भी आपको याद है रखना। तो सबसे बड़ी झील कौन सी? अफ्रीका की सबसे बड़ी जो लेक है आपकी विक्टोरिया है। आरी बस में सबसे लार्जेस्ट जो लेक अफ्रीका की कौन सी है? विक्टोरिया है। आरी बस में यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ पा रही होगी, है ना। उसके बाद अगर देखें अपन, तो विक्टोरिया झील, दूसरा रीजन ये भी बता दूं इसके बारे में कि ये भ्रंश घाटी का उदाहरण नहीं है। ये भी आपको याद रखना है, ये किसका उदाहरण नहीं है? भ्रंश घाटी का हिस्सा नहीं है, भ्रंश घाटी का उदाहरण नहीं है। कई बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है, भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन सा है? तो ये भ्रंश घाटी का उदाहरण नहीं है। तभी आपको डीपली बताऊंगा जब थ्योरी की क्लास में भ्रंश घाटियां कैसे बनती है। और यहाँ पर अफ्रीका के क्षेत्र में विक्टोरिया झील के पास में ही आपको एक लेक और दिखाई देगी, जिसे हम बोलते हैं ताना लेक। क्या कहेंगे? ताना लेक। कौन सी होगी? ताना लेक होगी। और ये ताना लेक जो किसका हिस्सा माना जाता है? इस ताना लेक से एक नदी का ओरिजिन होता है, जिस नदी को हम क्या कहते हैं? इस ताना लेक से नदी का ओरिजिन होता है जिसे हम बोलते हैं नील नदी। तो इस ताना लेक का जो इंपॉर्टेंस है वो किसके काम का है? अगर आपसे ताना लेक से पूछा जाए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको याद रखना ये आपकी है ताना लेक। और ताना लेक से आपके विश्व की सबसे लंबी नदी जो आपकी नील नदी का ओरिजिन होता है, ये भी आपको याद है करना। नील नदी जो कहां से ओरिजिन होती है? तो नील नदी का जो ओरिजिन होता है वो कहां से होता है? ताना लेक से होता है। आ रही है बात समझ में? यहां तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी, है ना। उसके बाद अगर हम झीलों की बात करें, और अगर झीलों की बात करें अपन, तो आपको मैं स्पेसिफिक रूप से यहाँ झीलें बना भी देता हूं, है ना। अगर इसमें झीलों की अगर बात करें अपन, तो यहां पर आपको कुछ भ्रंश घाटियों के रूप में झीलें दिखाई देगी।
ज्यादा बड़ा हो गया ना, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसके अंदर झीलों की अगर बात करूं मैं, तो ये आपकी जो झीलें हैं वो आपकी झीलें जो आपकी हैं, ठीक है। तो ये आपकी झीलें, ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है, और ये किसका उदाहरण है? भ्रंश घाटी का उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये किसका उदाहरण है? ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है, और इन भ्रंश घाटी के उदाहरण के अंदर अगर झीलों की बात करूं तो सबसे पहली जो झील आएगी आपकी, उसका नाम अगर आप देखोगे तो सबसे पहली जो झील है आपकी, उसका नाम आपको यहां लिखना है। सबसे पहली झील आपकी आएगी रुडोल्फ अल्बर्ट तंजनाइका न्यासा या मालवी, ये इसके अंदर भ्रंश घाटी के रूप में पाई जाती है। एक झील और है असर लेक, असर लेक के नाम से भी इसे जानते हैं। ये सारी सारी क्या है? भ्रंश घाटी के उदाहरण है। आरी बात समझ में? भ्रंश घाटी के उदाहरण है। एक झील का नाम और भी लिखना है आपको, केन्या। कौन सी होगी? केन्या। सारी बात समझ में? तो ये आपको सारी सारी भ्रंश घाटी के रूप में झीलें दिखाई देगी। तो कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है अफ्रीका की जो लॉन्गेस्ट जो रेफ्ट वैली है, जो अफ्रीका की लॉन्गेस्ट रेफ्ट वैली आप बोल सकते हो, सबसे लंबी जो भ्रंश घाटी है, उसके अंदर ये 5 जिले हैं, और ये 5 जिले असर लेक, रुडोल्फ लेक, अल्बर्ट, तंजनाइका, न्यासा, केन्या, आपकी ये जिले हैं, इसके रूप में यहाँ पर पाई जाते हैं। तो कई बार आपसे सवाल पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है आपकी जो है भ्रंश घाटी का उदाहरण नहीं है? तो विक्टोरिया झील आपकी भ्रंश घाटी का उदाहरण नहीं है, जबकि ये झीलों के नाम दिखाई दे तो ये सारी सारी क्या भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ये क्षेत्र आपका जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? गिन्नी की खाड़ी कहलाता है। क्या कहते हैं इसे? तो इसे आप लोग बोल सकते हो गिन्नी की खाड़ी। आरी बात समझ में? तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? तो गिन्नी की खाड़ी कहा जाता है, ठीक है जी। तो इसका नाम लिख सकते हो गिन्नी की खाड़ी। क्या कहेंगे इसे? गिन्नी की खाड़ी। तो ये भी आपसे सवाल पूछा, गिन्नी की खाड़ी किस क्षेत्र में आती है? तो अफ्रीका के पश्चिमी भाग में अटलांटिक महासागर वाले क्षेत्र में गिन्नी की खाड़ी आती है। वहीं पर आप देखोगे यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है नाइजर। क्या कहेंगे? नाइजर नदी। अरे बस इस नदी का नाम क्या है? नाइजर नदी है, नाइजर नदी। और ये नाइजर नदी है, इसकी एक सहायक नदी बनती है वेन्यू। कौन सी है? वेन्यू। तो ये भी आपको याद है करना है, वेन्यू किसकी सहायक नदी है? तो ये नाइजर की सहायक नदी है जो गिन्नी की खाड़ी में आकर गिरती है। वहीं पर हमने देखा था, अगर नदियों में अगर और बात करें तो हमने यहाँ ताना लेक देखे थे, और इस ताना लेक से एक नदी ओरिजिनेट होती है जिसे हम बोलते हैं नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? विश्व की सबसे लंबी नदी है। और ये कैसा डेल्टा बनाती है? त्रिभुज के आकार का डेल्टा बनाती है। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है, त्रिभुज के आकार का डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखना, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। आर्यवसन में विश्व की सबसे लंबी नदी है। वहीं पर ये किस प्रकार का डेल्टा बनाती है? तो आपको याद करना है, यह है त्रिभुज के आकार का डेल्टा बनाती है। आर्यवसन में तो आपसे कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है कि त्रिभुज के आकार का कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो नील नदी, और इसी की एक सहायक नदी है जिसे हम बोलते हैं व्हाइट नील। क्या बोलेंगे? व्हाइट नील नदी। अरे बस में इसे क्या बोलेंगे? व्हाइट नील। ये भी आपको याद रखना है, व्हाइट नील। तो व्हाइट नील किसकी सहायक नदी है? तो व्हाइट नील नील नदी की सहायक नदी, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है जी। उसके बाद अगर नदियों में बात करें तो इस नदी पर एक बांध है जिसका नाम है आशवन बांध। क्या कहेंगे? आशवन बांध। आर्य भाषा में इस नदी पर एक बांध है जिसे हम क्या कहेंगे? आशवन बांध। आशवन बांध। और ये आशवन बांध जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आपको याद रखना, आशवन बांध जो है मिस्र के लिए वरदान साबित हुआ है।
मिस्र जो आपका इजिप्ट है ना, तो इजिप्ट के लिए क्या साबित हुआ है? वरदान साबित हुआ। तो आपको याद रखना ये मिस्र के लिए वरदान साबित हुआ है। आ रही बात समझ में? तो मिस्र जो देश है उसको सबसे अधिक जो है पानी जो मिलता है वो इससे मिलता है। आ रही बात समझ? इस आसमान बांध से। तो ये आपसे सवाल पूछा था कि आसमान बांध किसके लिए वरदान साबित हुआ है? तो मिस्र देश के लिए। वहीं पर अगर मैं बात करूं नाइजर नदी पर, तो नाइजर नदी पर एक बांध पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं केंजी बांध। क्या कहेंगे? केंजी बांध। केंजी बांध जो आपका किस नदी पर है? तो आपका नाइजर नदी पर। आपको ये भी याद रखना है। तो कई बार आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है केंजी जो बांध है वो किस नदी पर है? तो आपको याद रखना केंजी नाइजर नदी पर बांध है। हरी बात समझ? उसके बाद केंजी के बाद अगर बात करूं मैं, तो इस क्षेत्र में आपको एक और बांध दिखाई देगा। इस क्षेत्र में आपको एक नदी दिखाई देगी जो किसमें आ गिरेगी? ये अटलांटिक महासागर के पास। यहाँ पर एक चैनल है जिसे हम बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। आप यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप बना सकते हो। ये आपका मेडागास्कर द्वीप जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये भी आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप आपका जी मेडागास्कर द्वीप है। मेडागास्कर। तो ये मेडागास्कर द्वीप जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। आरी बस में। तो मेडागास्कर द्वीप यहां लिख सकते हो कि मेडागास्कर जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। आ रही बात समझ में? द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर क्या हो? पानी हो। वही इसके बीच में एक मोजाम्बिक चैनल है जो एक जल की आपकी धारा दिखाई देगी आपको ऐसे अलग करती है, तो इसे बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। तो आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि मोजाम्बिक जो चैनल है आपका, मोजाम्बिक चैनल किसको किससे अलग करता है? तो मोजाम्बिक चैनल आपका किसको अलग करता है? मेडागास्कर को अफ्रीका से अलग करता है। वहीं पर आपको ये नदी दिखाई दे रही होगी, ये आपकी एक नदी है जो क्या है? इस नदी का नाम क्या होगा? ये आपकी नदी है और इस नदी को कहते हैं जाम्बेजी नदी। क्या कहेंगे? जाम्बेजी नदी। आपको ये भी याद करना है, क्या कहेंगे? जाम्बेजी, है ना? तो जाम्बेजी नदी जो है यहाँ पर है, ये नदी है। और ये बात समझ में? तो कई बार ये भी सवाल पूछा, जाम्बेजी नदी है और जाम्बेजी नदी कहाँ गिरती है आपकी? तो जाम्बेजी नदी जो आपकी गिरती है मोजाम्बिक चैनल में आकर गिरती है। इसका इंपॉर्टेंस क्यों है अभी? इस जाम्बेजी नदी का इंपॉर्टेंस क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस नदी पर एक तो बांध पाया जाता है जिसका नाम है आपका केंजी बांध के बाद करीबा बांध। कौन सा बांध है जी? करीबा बांध। आपको ये भी याद करना है इस नदी पर कौन सा बांध पाया जाता है? तो करीबा बांध। तो कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि करीबा बांध किस नदी पर पाया जाता है? तो यहां लिख देता हूं मैं, करीबा बांध जो आपका है, करीबा बांध जो आपका किस नदी पर पाया जाता है? करीबा बांध आपका मोजाम्बिक नदी पर पाया जाता है। सॉरी, जाम्बेजी नदी पर पाया जाता है। आपको ये याद रखना है। आर्यभट्ट जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध पाया जाता है। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए इस नदी की और इंपॉर्टेंस क्यों है? इस नदी पर अफ्रीका का सबसे ऊंचा वाटरफॉल भी पाया जाता है। आपको यह भी याद करना है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? विक्टोरिया। तो विक्टोरिया वाटरफॉल जो आपका है, तो विक्टोरिया वाटरफॉल अफ्रीका का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। आपको यह भी याद करना है। हरी बात समझ में कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? तो आपको याद करना है विक्टोरिया वाटरफॉल जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। अगर आपसे पूछ ले विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल आपका है जी एंजिल जलप्रपात। एंजिल वाटरफॉल है और ये कहां पर है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंजिल वाटरफॉल है। और किस नदी पर है ये? तो आपसे पूछा जाए किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा, तो याद रखना आपको विश्व का सबसे ऊंचा और निक्को की सहायक नदी है केरू, और केरू की सहायक नदी है चूरी। चूरी नदी पर ये विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। वैसे आप किताबों में पढ़ोगे तो आपको केरू नदी दिखाई देगा। और ये केरू नदी और कहां से निकल के आती है? ये
तो गयाना उच्च भूमि से निकल कर आती है। आरी भाषा में वेनेजुएला देश के अंदर विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जिसे हम बोलते हैं एंजिल जलप्रपात, आरी भाषा में, ठीक है ना। तो वैसे ही आपका विक्टोरिया जो है कहाँ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, तो विक्टोरिया आपका अफ्रीका का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। और किस नदी पर है ये, तो याद रखना जाम्बेजी नदी पर है। और कौन सा बांध पाया जाता है जाम्बेजी पर, करीबा बांध पाया जाता है, सबसे ऊंचा बांध है। और ये आप क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध है, इसलिए आपसे पूछा जाता है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध कौन सा, तो करीबा बांध है। और ये अपने आप में एक झील का रूप भी ले चुका है, तो याद रखना ये चीज आरी भाषा में। वहीं पर अगर मैं अफ्रीका की और बात करूं अगर, तो अफ्रीका के दक्षिणी भाग में, अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी भाग में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं डेक्कन्सबर्ग पर्वत। क्या बोलते हैं, डेक्कन्सबर्ग पर्वत। आरी भाषा में ये पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं डेक्कन्सबर्ग, आरी भाषा में। तो यहाँ से आपको याद है रखना है, ये आपकी क्या है, डेक्कन्सबर्ग पर्वत है। आरी भाषा में डेक्कन्सबर्ग पर्वत कहां पर है, तो अफ्रीका के अंदर है डेक्कन्सबर्ग पर्वत, दक्षिणी भाग में आपके पाए जाते हैं डेक्कन्सबर्ग पर्वत। और इसी क्षेत्र पर आपको एक नदी और दिखाई देगी, एक नदी यहाँ पर और ड्रॉ करते हैं अपन, है ना, एक नदी और ड्रॉ करेंगे यहां से। और इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं यहां से, तो एक नदी और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे क्षेत्र में, है ना। तो इस क्षेत्र में आपको एक नदी और दिखाई देगी जिसका नाम है लिम्पोपो नदी, आरी भाषा में लिम्पोपो नदी, ठीक है। तो यहाँ ये डेक्कन्सबर्ग पर्वत और इस डेक्कन्सबर्ग पर्वत वाले क्षेत्रों में यहाँ पर आपको एक नदी दिखाई देगी जो उल्टा यू बनाएगी, ऐसे क्या बनाएगी, उल्टा यू बनाएगी, आपको याद रखना ये उल्टा यू बनाएगी। और ये यू के कारण इस नदी को क्या कहते हैं, ये मक्कर रेखा को 2 बार काटती है, किसको, मक्कर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये भी आपसे सवाल पूछाता है कि मक्कर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो याद रखना ये चीज है कि मक्कर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, मक्कर रेखा को 2 बार काटती है, मक्कर रेखा जो है इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है आपकी, लिम्पोपो नदी, आरी भाषा में लिम्पोपो, ठीक है ना। तो लिम्पोपो नदी जो मक्कर रेखा को 2 बार है काटती है। वहीं पर आपसे पूछा जाए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है भाई, यहाँ पर आपकी कर्क रेखा है और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, बताओ, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी होगी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी होगी, है ना। तो जब कर्क रेखा की अगर बात करें तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी होगी, तो आपको याद रखना है आपकी कोंगो या जायरे, कौन सी होगी, कोंगो या जायरे। तो कोंगो या जायरे जो है वो किसको, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आरी भाषा में कर्क रेखा 2 बार काटती है। और इस नदी पर 2 बांध भी है, कौन से, 2 इस नदी पर बांध भी पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं, लिविंगस्टन और स्टैनले, कौन से हैं, लिविंगस्टन और स्टैनले, 2 इस नदी पर बांध भी पाए जाते हैं। आपको याद रखना है कौन कौन से बांध है, आपको याद रखना है लिविंगस्टन और स्टैनले। तो ये बांध किस नदी पर है, तो ये आपके कोंगो नदी पर 2 बांध पाए जाते हैं, लिविंगस्टन और स्टैनले। तो ये भी आपसे सवाल पूछाता है। कर्क रेखा को क्या लिखा मैंने, कर्क रेखा ना होगा यहाँ पर भाई, विषुवत रेखा लिखो, सॉरी भाई, क्या होगा यहाँ पर, विषुवत रेखा होगा, कर्क रेखा ना होगा, क्या होगा यहाँ पर, विषुवत रेखा होगा। और विषुवत रेखा को 2 बार काटती है ये, ठीक है ना, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो आपकी कोंगो नदी है। वहीं पर कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी, तो माही नदी जो है भारत के अंदर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत को काटती है उसका नाम है कोंगो है। वहीं पर लिम्पोपो किसको काटती है, मक्कर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ में आ पा रही होगी, है ना, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होगी ना। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में हमने देखा था कि लाल सागर के बारे में हमने चर्चा की थी। स्टार्टिंग में हमने देखा कि ये लाल सी है। अगर हम रेड सी की बात करें अपन, तो इसे रेड सी क्यों कहते हैं, इसे रेड सी ही क्यों कहते हैं, ये आपसे सवाल पूछा जाता है कई बार।
इसे रेड सी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर रेड कलर की एल्गीज पाई जाती है। आपको यह भी याद करना है, रेड कलर की इसमें एल्गी पाई जाती है। रेड कलर की एल्गी पाई जाती है। आ रही बात समझ में? तो रेड कलर की जो एल्गी पाई जाती है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं? लाल सागर के नाम से जाना जाता है। ये आपका भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर को यूरोप से अलग करने वाली यहाँ पर एक जल संधि भी पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। आ रही बात समझ में? ये क्या है? जिब्राल्टर जल संधि। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखा है, जिब्राल्टर जल संधि के बाद अगर बात करूं तो जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो याद रखना, जिब्राल्टर जो है आपका मोरक्को को, जिब्राल्टर जो है मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। आ रही बात सुनो, मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। वहीं आप देखोगे जो रेड सी है, रेड सी को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली एक नहर यहाँ पर बनाई गई है, जिसका नाम है स्वेज नहर। क्या नाम है जी? स्वेज नहर। तो ये भी आपको याद करना है। स्वेज नहर कहाँ पर है? तो स्वेज नहर आपकी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। व्यापारिक उद्देश्य के लिए बनाई गई 1858 में इस नहर का निर्माण किया गया था। आ रही बात समझ? तो ये भी आपसे सवाल पूछा था कि स्वेज नहर जो है किसको किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, और 1858 में इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया। अगर आपसे पूछे पनामा नहर का निर्माण कब किया गया? तो पनामा नहर का निर्माण 1914 में किया गया, और ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। कैरेबियन सागर को किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर से जोड़ती है। आ रही बात समझ? और ये रेड सी को भूमध्य सागर से जोड़ती है। एक नहर मैंने बताई थी आपको, सू नहर। सू नहर जो है आपके सुपीरियर को होरान झील से जोड़ती है। कहां पर देखी थी हमने? ये हमने उत्तरी अमेरिका के अंदर सू नहर देखी थी। आ रही बात समझ में? तो इन नहरों का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना इन नदियों का इंपॉर्टेंस है। आ रही बात समझ में? यहां तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी, है ना? तो ये सारी सारी क्या था आपकी? भूमध्य सागर, लाल सागर, ये अफ्रीका का रेंडमली पूरा पूरा आपका कॉन्टिनेंट था। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर हमने देखा 54 देश हैं इसके अंदर। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर तो एशिया रहता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा पूछा जाए तो आपका अफ्रीका रहता है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि देशों की संख्या के आधार पर पूछा जाए तो इसके अंदर 54 कंट्री है, 54 कंट्रीज है। इसलिए देशों के आधार पर भी सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका अफ्रीका रहेगा। अफ्रीका देशों के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। आ रही बात समझ में? उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। वो किसमें है? ये आपका अफ्रीका के अंदर है। 10 से अधिक देशों में फैला हुआ है, तो ये भी याद रखना है। और इसमें एकमात्र ऐसी एक झील पाई जाती है जिसे हम चांद लेक कहते हैं। क्या कहते हैं? चांद लेक। ये भी आपको याद रखना है। चांद लेक कहां पर पाई जाती है? तो अफ्रीका के अंदर आपकी चांद लेक पाई जाती है, सहारा मरुस्थल के अंदर। आ रही बात समझ में? तो ये चांद लेक जो कहां पर पाई जाती है? अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में ये चांद लेक पाई जाती है। तो ये भी आप लोगों से सवाल है, पूछा जाता है कई बार कि चांद लेक कहां पाई जाती है? तो चांद लेक अफ्रीका की एकमात्र जो लेक है सहारा मरुस्थल में, चांद। ठीक है ना? तो ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि चांद लेक कहां पर है। तो सहारा मरुस्थल की एकमात्र ऐसी लेक है, चांद लेक कहां है? सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। आ रही बात समझ में? यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी, है ना? तो हमने सारा देखा। उसके बाद हमने मोजाम्बिक चैनल भी देख लिया। और यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक खान है जिसका नाम है जोहानिसबर्ग। क्या कहेंगे इसे? जोहानिसबर्ग। तो याद रखना कौन सी खान है? जोहानिसबर्ग। तो जोहानिसबर्ग जो किसकी खान है आपको याद रखना, ये आपकी सोने की खान है। किसकी है? सोने की खान। तो ये कई बार आपसे सवाल पूछाता है, सोने की खान कौन सी है? तो जोहानिसबर्ग किसकी खान है? सोने की खान है। आ रही बात समझ में? यहां तक चीजें समझ में आ रही होगी। आप देखोगे महाद्वीपों के पूर्वी भाग में गर्म जल धारा मिलेगी, तो यहीं पर आपको ठंडी जल धारा होगी। और सहारा मरुस्थल के निर्माण में सबसे अधिक जो ठंडी जल धारा का निर्माण रहा है, कारण रहा है, वो आपकी केनारी जल धारा है। कौन सी है? केनारी जल धारा। आपको ये भी याद करना है। केनारी जल धारा जो कहाँ पाई जाती है? आपकी अटलांटिक महासागर में केनारी है। जो केनारी क्या है? आपकी ठंडी जल धारा है। आ रही बात समझ में? कैसी जल धारा? ये ठंडी जल धारा है ना? तो ठंडी जल धारा है, ये आपको याद है रखना है। ठीक है जी? तो यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी, है ना? तो ठंडी जल धारा है। तो ये सारा सारा आपका क्या था? अफ्रीका महाद्वीप था। हमने सारी इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा है। ये जितने भी सवाल बनते थे मैंने सारे के सारे लिख दिए, है ना? सारे के सारे लिख दिए। और इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और पीपीटी के रूप में आपका पूरा पूरा आपको ये टेलीग्राम चैनल पर पूरे पूरे मिल सकता है ना?
किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी सवाल पूछा जाता है। और आजकल इंडिया के अंदर जीके का सवाल इसलिए बन गया है क्योंकि करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो किलिमंजारो बहुत से लोग जो है फतेह करें, हरियाणा के सबसे अधिक लोग इसको फतेह कर रहे हैं, तो इसलिए सवाल पूछा जाता है कि किलिमंजारो जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद आपसे घास के मैदान पूछे जाए तो जो आपके घास के मैदान दक्षिणी अफ्रीका में जो पाए जाते हैं इन्हें क्या कहते हैं हम, तो याद रखना ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास, इसे कहते हैं वेल्ड, क्या कहेंगे, वेल्ड। आ रही बात समझ में, तो वेल्ड घास के मैदान जो अपना किसकी घास है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो शीतोष्ण घास है ये, तो शीतोष्ण घास के मैदान जो आपके, जो आप बोल सकते हो अल्फा अल्फा जो घास जैसे होती है ना, अल्फा अल्फा घास न्यूट्रिशन के मामले में सबसे अधिक पौष्टिक होती है, सेम वैसे इसका न्यूट्रिशन सबसे अधिक होता है, तो इसलिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के कारण क्या होता है, इन क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि की देखने को मिलती है। ये अल्फा अल्फा घास की तरह होती है, आ रही बात समझ में, इनका न्यूट्रिशन सबसे अधिक पाया जाता है, इसमें न्यूट्रिशन की जो मात्रा है वो सबसे अधिक पाई जाती है, पोषण की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। आ रही बात समझ में, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही होगी, है ना। तो ये सारा सर आपका अफ्रीका महाद्वीप था, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते सारे मैंने बताए आपको, है ना। तो ये आपका ये क्षेत्र में आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानता है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इसी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के क्षेत्र में यहाँ पर आपको एक क्या पाया जाएगा, आपका एक पठार पाया जाता है जिसका नाम है इथोपिया का पठार, क्या कहेंगे इसे, इथोपिया का पठार, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो इथोपिया का पठार कहां पर है, तो आपको याद रखना इथोपिया देश के अंदर इथोपिया का पठार देखने को मिलता है ना। इथोपिया प्लेटू, ठीक है ना। तो इथोपिया का पठार कहाँ मिलेगा आपको, इथोपिया देश के अंदर देखने को मिलता है। और पूर्व के अंदर ये देश आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं, जिबूती हो गया, इथोपिया हो गया, ये देश किसके नाम से जानते हैं, आपके सारे सारे ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है जी। तो ये सारा सारा आपका क्या था, अफ्रीका महाद्वीप था। तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी।